हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्टडी हब में बहुत ही स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो है प्रैक्टिकल चल रहा है, सबका वाइवा चल रहा है, वाइवा का सीज़न है और बहुत सारे बच्चों का हो भी गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कॉलेजों में बाकी है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है प्रैक्टिकल को लेके, क्योंकि उनका ऑलरेडी फाइल सबमिट हो चुका है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा। चलिए जी, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें जितने भी हम क्वेश्चंस भी बताएंगे और साथ ही साथ उसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो डिस्कस होंगे ही, आंसर को भी हम लोग देखेंगे ताकि आपको अलग से ना देखना पड़े। लेकिन हाँ, आप जितना हो सके आप प्रैक्टिकल वर्क का चारों पेपर कोड 108 का ABCD आप चारों ज़रूर देख लीजिए, पूरा का पूरा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी बच्चों ने बताया है, जो मेरे कांटेक्ट में है, जो भी स्टूडेंट ने बताया है उनका प्रैक्टिकल हो गया है, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ ऑल पेपर्स विथ कोड, ठीक है। तो जितने भी पेपर्स हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर में, उनके नाम बताने हैं कोड के साथ। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल है, इसको तो आपको पता होगा। तो क्या है, पेपर कोड 106, जिसका हिंदी में अगर बात करें तो विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व, ठीक है, और स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इंग्लिश में इसे कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। सेकंड है आपका पेपर कोड 107, जिसे कहते हैं शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। इंग्लिश में बात करें तो असेसमेंट ऑफ टीचिंग, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या है। तो पेपर कोड 108 है, जिसमें मैंने बताया था 4 पार्ट है, 4 आपने फाइल बनाया होगा, ABCD, ठीक है। तो 108 का जो A है उसमें क्या है, पाठ को पढ़ना और उन पर विचार करना। क्या है, पाठ को पढ़ना और विचार करना है, यानी कि जैसे आपने दीवा स्वप्न पे बनाया होगा, दीवा स्वप्न पे लिखा होगा, आपका 1T पे लिखा होगा, तो ऐसे जो है वो चीज़ है इसमें, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है जो है B में, कक्षा में सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान जो है इसी के अंतर्गत आता है। थर्ड जो है आपका C, स्वयं को समझना, ठीक है। उसके बाद आपका D है शिक्षा में नाटक, कला और संगीत, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद है पेपर कोड 109, उसमें भी A और B है। तो जो लोग A लिए हैं, यानी कि जो समावेशी शिक्षा लिए हैं, वो समावेशी शिक्षा बताएंगे, जाहिर सी बात है। और जो B लिए हैं, निर्देशन लिए हैं, वो निर्देशन बताएंगे। तो आई बात समझ में आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है। नाम बताना है आपको, क्या जितने भी पेपर्स हैं उनको कोड के साथ जो है आपको नाम बताना है। तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि माइक्रो टीचिंग से आप क्या समझते हैं। माइक्रो टीचिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका आंसर देने से पहले आपसे मैं एक बात बता दूं कि आपका जो है वाइवा हो रहा है, आपको कुछ लिखित नहीं करना, कुछ रिटर्न नहीं करना है, जिसके लिए आपको पूरा स्टोरी बताना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा हमको जो है स्टोरी नहीं उनके सामने बोलना है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को ऐड करके बोलना है। आपको जो एक्यूरेट आंसर है, जो करेक्ट है, जो सटीक है, उसी आंसर को बताना है, तभी एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा, ठीक है। आप घुमा फिरा के ना जाके टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि अगर वो पूछ रहा है कि माइक्रो टीचिंग से आप क्या समझ रहे हैं, तो आपको भी क्या बताना है कि छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिकाओं में कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग किए होंगे माइक्रो टीचिंग, जो किए होंगे, उनको तो पता है कि इससे क्या होता है, स्किल डेवलप होता है, टीचिंग का जो है पढ़ाने का एक्सपीरियंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए तो माइक्रो टीचिंग होता है कि छोटा सा ये एकदम डेमो टाइप जो कह सकते हैं कि एक डेमो होता है। आप बड़े क्लास में जाएंगे उससे पहले आपको एक छोटा सा डेमो करना होता है, जिससे आपका जो है स्किल अच्छे से डेवलप हो। कैसे डस्टर लेना है, कैसे चॉक पकड़ना है, ब्लैक बोर्ड के सामने कैसे खड़े होना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो सिंपल आपको ये बताना है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको घुमा फिरा के नहीं बता के पूरा जो है टू द पॉइंट आंसर देने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है आपका कि माइक्रो टीचिंग के कितने कौशल हैं,
ठीक है। तो ऐसे तो अगर आप बात करें कि माइक्रो टीचिंग के जनक एलन जो है, ठीक है, ऐसे एलन ने शायद 13 बताए हैं, फिर आपको बी के पास जो है वो 14 बताए हैं स्किल्स जो है माइक्रो टीचिंग के, और एनसीईआरटी ने तो 19 बताए हैं। तो आप जो है कुछ स्किल्स तो उनको बता ही सकते हैं। तो जैसे इसमें आपको शो हो रहा होगा, पहला है कि श्यामपट्ट कौशल, जो आपने लिखा होगा, ठीक है, जो आपने स्किल लिखा होगा, अब लेसन प्लान बनाते समय माइक्रो टीचिंग किया होगा, तो उसमें आप जो भी स्किल लिखे होंगे, किए होंगे, उसी को आप लोग बता दीजिएगा। तो सिंपल है, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल तो बहुत ही वो है, वो तो सबको ही लिखा होगा। स्पष्टीकरण कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्न रचना कौशल और प्रश्न पूछने का कौशल, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी इसमें से 2-4 आप उनको बता सकते हैं। अगर उसका एक्सप्लेनेशन पूछे तो वो भी बता दीजिए। देखिए, आप अगर 106, 106, 7 और 9 इसको अगर थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे देखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका एग्ज़ाम दे दिया है, तो ऑलरेडी उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत भूलेगा तो आप तो एक दिन पहले भी देख सकते हैं प्रैक्टिकल के, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है 108 पे, ठीक है। 108 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके चारों पार्ट, तो आपको चारों जो है देखना है कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन किया है, ताकि अगर वो कुछ और भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप बता सकें कि नहीं सर या मैम मैंने क्या क्वेश्चन किया है, तो वो आपको वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने किया है अपने फाइल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप बोलेंगे तो वो जो भी क्वेश्चन मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य कौशलों के नाम बताइए और उनके घटक बताइए, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि कुछ जो है माइक्रो टीचिंग के मुख्य कौशलों को बताना है और उनके घटक बताना है। तो इसमें भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जैसे कि आप कोई भी कौशल ले लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बस फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। आपने मान लीजिए दृष्टांत कौशल उनके सामने बताया कि दृष्टांत कौशल का जो घटक बताना है, तो पहले नाम पूछा जा रहा है तो दृष्टांत कौशल बता दिए, फिर क्या होता है उसको भी थोड़ा बता दीजिए कि किसी विषय को उदाहरण या चार्ट, मॉडल, नक्शे के साथ जो है समझाया जाता है ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए, तो वो हो जाता है दृष्टांत कौशल, ठीक है। अब इसके घटक देखिए क्या कहलाता है, घटक यानी कि तत्व, ठीक है। अब देखिए घटक पहला है कि सार्थक उदाहरणों का निर्माण, यानी कि विषय वस्तु से संबंधित ऐसे उदाहरण को बताना जो कि छात्रों के अनुभव से मेल खाते हों, ताकि उनको समझने में कठिनाई ना हो, ठीक है। यानी कि पहला आप क्या करेंगे, दृष्टांत आप जो भी बच्चों को बताएंगे, आप तो यही कोशिश करेंगे ना कि हम जो है बहुत ही इजी, जो उनके रियल लाइफ से मिलता जुलता हो, ठीक है, मेल खाता हो, ताकि उनको समझने में क्या हो, आसानी हो, कठिनाई ना हो, वो ईजिली समझ जाए आपका एग्जाम्पल आप जो भी दे रहे हैं। सेकंड है आपका सरल उदाहरणों का निर्माण, जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों को, जो भी टॉपिक समझाना है आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो बहुत ही इजी हो, जो कि सरल लैंग्वेज में हो, ताकि जो है बच्चे बहुत ही इजी तरीके से समझ जाएं। उसके बाद से है रोचक उदाहरणों का निर्माण, यानी कि आप जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं वो जाहिर सी बात तो कैसी होनी चाहिए, इंटरेस्टेड हो, ताकि बच्चे जो है हंसते खेलते उसको समझ सकें, उसमें इंटरेस्ट लाएँ कि हाँ बहुत ही अच्छा है और उस टॉपिक को बहुत ही ईजिली समझ जाएँ। तो इसमें सिंपल सा है, बस इसको आप बता सकते हैं। तो दृष्टांत कौशल में कौन कौन से घटक हो गए, तो पहला हो गया कि सार्थक उदाहरणों का निर्माण करना, सरल उदाहरणों का निर्माण करना और रोचक उदाहरणों का निर्माण करना, तो ये 2-4 आप घटक बता सकते हैं। उसके बाद से है कि प्रदर्शन कौशल, इसको देख लीजिए, 2 कौशल मैंने यहाँ पे शो किया है, ताकि आप 2 कौशल में से कोई एक कौशल भी बता देंगे तो चलेगा। देखिए एक चीज़ और है, एग्जामिनर के सामने आपको चुप नहीं रहना, आपको जो भी आ रहा है ना उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत तो कुछ आ ही रहा होगा, आप वही उनको बताइए, तभी वो उनको तो ये लगेगा ना कि आप कम से कम आप बोल तो रहे हैं। अब जो बोलेगा ही नहीं तो वो एग्जामिनर उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, चुप नहीं रहना है, आप तो बोलिए, कम से कम जो भी वो क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको आ रहा है तो आप बताइए, अगर उससे थोड़ा सा भी उस रिलेटेड आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो वो भी बता दीजिए, ठीक है। तो इससे जो है ज़्यादा आपका इमेज सही रहता है और नंबर बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रदर्शन कौशल क्या है, तो प्रदर्शन कौशल का तात्पर्य किसी कार्य को करके दिखाने की कुशलता से है, ठीक है। किसी कार्य को करके दिखाना, जाहिर सी बात है क्या है, प्रदर्शन करना, तो किसी कार्य को करके दिखाना ही तो प्रदर्शन होता है।
और कोई कार्य करके दिखाने से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावपूर्ण होती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप नॉर्मली बुक पढ़ते हैं तो वो जो है उतने माइंड में नहीं जाता है, लेकिन अगर आप कुछ देखते हैं स्टोरी वगैरह, कुछ चित्र के साथ कुछ पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाता है। तो प्रदर्शन जो है वो क्या करता है, शिक्षा प्रक्रिया को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। ठीक है, अब इसके घटक आप देख लेंगे। तो घटक क्या है, घटक ही एक्चुअली पूछा जा रहा है तो आपको घटक पे ही फोकस करना है। तो घटक क्या है कि शिक्षक को प्रदर्शन से पूर्व प्रदर्शन के लिए जो भी सामग्री प्रयुक्त की जानी चाहिए, मतलब प्रयुक्त करना है, उसके बारे में उसको पहले से ही वो क्या करे, एकत्रित कर ले। ये नहीं कि आप प्रिपेयर नहीं हैं, आपको क्या करना है आपको पता नहीं है, और आप क्लासरूम में जाके जो टीचर हैं वो कहें कि अब इसका जो सामान लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो जो है ये सही नहीं रहता है। तो जो भी प्रदर्शन करना है वो क्या करे, पहले से ही उसका जो है सामग्री जो है एकत्रित कर लें। उसके बाद से जो है और ये भी करें कि जो है जो भी सामग्री आप एकत्रित किए हैं उसके बारे में छात्रों को भली भांति बता देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से सेकंड है आपका कि शिक्षक को प्रदर्शन के पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास भली भांति हो जाना चाहिए, अभ्यास। ठीक है, यानी कि आप जो भी बताने वाले हैं बच्चों को तो प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार दो बार जो भी है प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जो है अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। थर्ड नंबर है कि शिक्षक द्वारा प्रदर्शन सामग्री इतने बड़े प्रकार से होनी चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी उसको भली भांति आराम से बैठकर उसका अवलोकन कर सकते हैं। अब आप जो है मान लीजिए 30 बच्चे हों आपकी क्लास में और आप छोटा सा कुछ बता रहे हैं, कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो है इजीली नहीं समझ पाएंगे। तो जो भी आप समझा रहे हैं वो बहुत ही उसका जो क्या आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चे ईजिली उसको समझ पाएँ। तो बस सिंपल है, प्रदर्शन कौशल में आप इजीली इसको बता सकते हैं अपने डेली लाइफ से रिलेट करके। आपने देखा भी होगा टीचर कैसे समझाते हैं, तो वैसे भी टीचर जब भी कुछ भी पढ़ाते हैं तो पहले पढ़ के ही आते हैं तो पढ़ाते हैं। तो ऐसे आप जो है इसको इजीली बता सकते हैं कि प्रदर्शन से पहले उसको अभ्यास होना चाहिए। दूसरा कि जो भी आप सामग्री उसमें लगेंगे उसको पहले से इकट्ठा कर लें और जो भी सामग्रियां हैं उनके बारे में जो है बच्चों को बता दें। थर्ड है कि जो भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसका आकार जो है काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चे ईजिली समझ लें। बस अब इसके बाद से है कि टाइम ड्यूरेशन इन ईच स्किल इन माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान। अब देखिए एक बार और सुनिएगा कि टाइम ड्यूरेशन इन ईच स्किल इन माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के प्रत्येक कौशल में अवधि कितना होता है। ठीक है, इसको आप देखिए। चलिए तो नोट है क्या है, देखते हैं कि एनसीईआरटी ने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी ने क्या किया है, भारतीय परिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित प्रारूप सुझाया है। अब देखिए माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, छात्रों की संख्या कितनी होती है, 5 से 10। ठीक है, तो छात्रों की संख्या 5 से 10। छात्र कैसे होते हैं, वास्तविक हो या कैसे हो, आपके ही सहपाठी हो, आपके पीयर्स हो। ठीक है, उसके बाद से पर्यवेक्षणकर्ता होना चाहिए, शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए और सहपाठी होने चाहिए। सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी होनी चाहिए, जो सूक्ष्म लेसन हो, ठीक है, सूक्ष्म पाठ हो वो 6 मिनट की होनी चाहिए। उसके बाद जो है सूक्ष्म शिक्षण, पूरी माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है वो कितने मिनट की है, 36 मिनट की। कितने मिनट की, 36 मिनट की। उसके बाद से है कि इस अवधि का विभाजन इस प्रकार है। अब चलिए हम साइकिल देख लेते हैं, माइक्रो टीचिंग की जो है साइकिल देख लेते हैं तो ईजिली समझ में आएगा। पहला जो है सबसे फर्स्ट आपका आता है कि आप क्या करते हैं, जब भी आप माइक्रो टीचिंग के लिए जाते हैं या टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पाठ्योजना यानी कि लेसन प्लान बनाते हैं। तभी तो आप पढ़ाएंगे, तो पहले आपको लेसन प्लान बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद से शिक्षण, आप टीचिंग करेंगे, पढ़ाएंगे, वो भी कितने मिनट में, 6 मिनट में। कितने मिनट में, 6 मिनट में। फिर आपको प्रतिपुष्टि यानी कि फिर जब आप पढ़ा लेंगे तो आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने कितना मतलब कैसा पढ़ाया या फिर कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्या है जो भी आपकी है आप पढ़ाए हैं, तो उसके बारे में जब फीडबैक मिलेगा वो कितने मिनट में, 6 मिनट का उसका टाइम पीरियड है। फिर आपको पुनः दोबारा से जो है लेसन प्लान बनाना है और उसके लिए जो टाइमिंग है वो है 12 मिनट। फिर आप फिर से उसको पुनः पढ़ाएंगे, फिर उसका जो है टाइमिंग है 6 मिनट का और दोबारा से आपको फीडबैक मिलेगा तो उसकी भी टाइमिंग जो रहेगी वो 6 मिनट की रहेगी। तो ऐसे करके आपका जो है सर्कल क्या होता है, माइक्रो टीचिंग की कंप्लीट होती है। और टोटल कितने मिनट का होता है माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल चक्र, 36 मिनट का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग का जो चक्र है वो कितने मिनट का होता है, तो कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का।
याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिवा स्वप्न आपका बंटी। जैसे कि अगर आपने दिवा स्वप्न लिखा है, मान लीजिए किसी बच्चे ने दिवा स्वप्न लिखा है, तो उससे एग्जामिनर महोदय ने पूछ लिया कि आप जो है दिवा स्वप्न का सार बताइए, सारांश बताइए, आपका बंटी का सारांश बताइए, और शांति निकेतन RT 2006 बताइए। तो ऐसे जो है आप पूरा जो है पहले ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा कि दिवा स्वप्न जो भी, अगर आप दिवा स्वप्न लिखे हैं तो उसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसका एक बार जो है पूरा सारांश देख लीजिएगा। अगर आपको PDF मिले, PDF नहीं मिले तो ऐसे भी YouTube पे बहुत सारे अवेलेबल है, आप वीडियो देख लीजिएगा दिवा स्वप्न का, आपका बंटी का देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से उसमें कौन कौन से पात्र हैं वो देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि दिवा स्वप्न के लेखक कौन है। तो कौन है? गिजुभाई बदेखा। कौन है? गिजुभाई बदेखा जो है वो दिवा स्वप्न के लेखक हैं, ठीक है जी। आगे देखिए कि गिजुभाई बदेखा क्या है, एक गुजराती भाषा के लेखक हैं। इन्होंने जो दिवा स्वप्न जो किया मतलब लाया था अपना पुस्तक, वो गुजराती लैंग्वेज में था। और ये क्या है, एक महान शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक है। उसके बाद से इनका डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है बेसिक नॉलेज है, जो भी आप लिखे हैं इतना इतना तो पता होना चाहिए। बाकी आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ मेरे वीडियो को ही देख के जाइएगा, वीडियो तो देखिएगा, तो वीडियो आपके आइडिया के लिए है, ताकि आप जो भी टेंशन में हैं जो बच्चे, उनका टेंशन दूर हो जाएगा और आप जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो। और इससे भी बेहतर आप जो प्रैक्टिस कर लें, अपना पढ़ लें सब कुछ जो है, और अच्छे से वाइबा दे के आएँ, ठीक है। इसलिए आपके थोड़ा सा जो है माइंडसेट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस कैसे कैसे पुटअप हो रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से देखिए क्या है कि गिजुभाई बदेखा का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1885, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 23 जून 1939 को, ठीक है। तो बदेखा जी का जन्म हुआ था 1885 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1939 में, ठीक है। इनका पूरा नाम ऑब्वियसली पता होना चाहिए, क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनका पूरा नाम है गिरजा शंकर भगवान जी बदेखा, ठीक है। इनका नाम है गिजुभाई गिरजा शंकर भगवान जी बदेखा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनका निक नेम बुलाया जाता है गिजुभाई बदेखा, ठीक है। अब देखिए गिजुभाई को भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं कि आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप जो है जो बच्चे दिवा स्वप्न नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप आपका बंटी लिखे हैं, शांति निकेतन लिखे हैं, या जिस टॉपिक पे आप लिखे हैं, आप प्लीज़ उसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी है उसके पहले बेसिक नॉलेज देख लीजिएगा, पात्र देख लीजिएगा, कितने खंडों में विभाजित है वो देख लीजिएगा। उस स्टोरी से चाहे जो भी आप पढ़े हैं उससे क्या आपको सीखने को मिलता है, उसका कंक्लूज़न क्या है, निष्कर्ष क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि गिजुभाई बदेखा की कुछ रचनाओं के बारे में बताइए। तो नहीं आपको 10 याद है, एक ही याद है, 2 याद है, जो याद है आप उसको बता दीजिए। तो उनकी रचनाएं क्या है, आनंदी कौवा और चालाक खरगोश। क्या है, आनंदी कौवा और चालाक खरगोश। तो इसको आप इजीली बता सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि आपका बंटी के लेखक कौन है। आपका बंटी के लेखक कौन है, मनु भंडारी हैं, ठीक है। अब मनु भंडारी के भी पुस्तकों के बारे में आप देख लीजिएगा, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और क्या आपका बंटी में जो है कितने खंडों में बांटा गया है, कौन कौन से पात्र हैं, और आपका बंटी जो है वो स्टोरी क्यों आया है और उससे क्या निष्कर्ष मिलता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम किस कौशल में करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है हम किस कौशल में करते हैं, तो जाहिर सी बात है दृष्टांत कौशल में। दृष्टांत कौशल में जो है वहाँ पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अगला है आपका कि सबसे पहला कौशल कौन सा है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, प्रस्तावना कौशल। तो सबसे पहला कौशल कौन सा है, प्रस्तावना कौशल, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से है आपका कि पोस्ट कॉल। देखिए उन्होंने किससे पूछ दिया, आपका जो है प्रशासन वाले से क्वेश्चन आ गया है कि पोस्ट कॉर क्या है,
ठीक है। तो ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल देखिए, अगर आपके पास टाइमिंग है, जिनका कल है परसों है, जिनका मतलब अगर पास में है, अब होने ही वाला है, तो वो तो आप पढ़ लें, अब क्या करेंगे। लेकिन जिनका अभी टाइमिंग है, बहुत लोगों का फर्स्ट को है, सेकंड को है, थर्ड को है, तो वो लोग इजीली अभी टाइमिंग है तो आराम से ये सब भी एक एक बार देख लें, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सारे जो है वाइवा एकदम बेस्ट कर क्या है। तो देखिए पोस्ट कॉर्प क्या है, तो आपको पता है कि लूथर गुलिक का सिद्धांत था, और उन्होंने जो है प्रशासन के कार्यों के लिए जो है पोस्ट कॉर्प शब्द दिया था। तो सिंपल आपको यही बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, आप पुस्तकों के नाम देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक सेकंड, एक लड़के ने मुझे बताया था कि कौन सा, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो किसकी पुस्तक है। तो ये तो क्वेश्चन आप बहुत किए थे, वुड्रो विल्सन की पुस्तक है, ठीक है। तो ऐसे जो है पुस्तक जो भी हैं, आपको तो पता है कि फर्स्ट जो है फर्स्ट पेपर में है, पेपर कोड 106 में ज़्यादा लेखक वगैरह नहीं है, मतलब ज़्यादा पुस्तकें नहीं हैं, ठीक है। वह जो 4-5 जो ही 4-5 पुस्तक है उसको आप याद रखिएगा, ताकि प्रॉब्लम ना हो, बाद में पछतावा ना हो कि काश याद कर लिए होते। तो आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। उसके बाद से है कि विच क्वेश्चंस डू यू राइट इन कॉपी, ठीक है। आपने अपने कॉपी में कौन कौन से क्वेश्चन लिखे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि आपने पहले क्वेश्चन क्या क्या लिखा है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि मैम जो है पहला तो PDF सॉरी जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा टाइम पहले ही सबमिट हो चुका था, तो इस वजह से याद भी नहीं है कि क्या लिखे थे हम लोग। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपके स्कूल कॉलेज से मिले थे, आप उसका PDF अगर आपको मिल जा रहा है तो ठीक है, वरना मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगी। आप एक बार देख लीजिए कि आपने उस क्वेश्चंस में लिखा क्या था। पहली बात, क्वेश्चन जो है 1 लाइन 2 लाइन का तो था नहीं, काफ़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, 2 ही क्वेश्चन लिखने थे सब में, तो बड़े बड़े थे। तो आप जो है उसमें थोड़ा तो आपको याद होगा ही कि आप क्या लिखे थे। तो आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। और दूसरी बात कि जो जो आप प्रोजेक्ट लिखे हैं तीनों पेपर में, कि प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया है, उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया। अगर उपलब्धि परीक्षण आपने 107 में किया है तो भी किस सब्जेक्ट पे किया है उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, ये सारी बहुत ही, अगर आप इस वीडियो में बताए गए जितने भी जो है आपसे कहा जा रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आई नो कि आपका जो है वाइवा बेस्ट जाएगा, एकदम बेस्ट जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आई नो कि आप बेस्ट ही करेंगे। आगे देखिए, आगे है कि देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। अब तो पता है कि 1887 में हुई थी। अगला देखिए कि ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है। तो ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है, लुइस ब्रेल है। अब देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सब कुछ देखना है, ये नहीं कि सिर्फ इस वीडियो के भरोसे या फिर आप सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क ही देख के जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप सब कुछ देख लीजिए, एक एक बार एक एक नज़र देख लीजिए। उससे अच्छा ही है कि आपका भी प्रिपरेशन अच्छे से रहेगा और आप अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट होके जो है जाएंगे, वाइवा देंगे और बेस्ट करके अपना आएंगे। आगे देखिए पूर्वाग्रह क्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वाग्रह क्या होता है। तो पूर्वाग्रह का तात्पर्य क्या है, पूर्वाग्रह का मतलब है कि पूर्व निर्णय, ठीक है, पहले से जो निर्णय ले लिया जाता है। देखिए इसका मतलब है कि बिना मामले के तथ्यों की जांच किए, यानी कि आप उसको जांच नहीं रहे हैं और बिना किसी का राय लिए, ठीक है, बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना, ही क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह होता है। यानी कि आप उसकी जो है सच्चाई नहीं जान रहे हैं और आप अपने मन में मान लिए क्या कि वही सत्य है, तो क्या हो जाएगा, वही आपके लिए क्या सत्य हो जाएगा। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूर्वाग्रह शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। तो पूर्वाग्रह शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना। और ये जो है प्रीजुडिस शब्द जो है लैटिन भाषा के प्रीजुडियम से बना है। किससे बना है, प्रीजुडियम। तो इसको याद रखिएगा, पूर्वाग्रह जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीजुडिस, और उसको जो है लैटिन भाषा के प्रीजुडियम शब्द से बना है। आगे देखिएगा कि योग के कितने प्रकार होते हैं। योग के कितने प्रकार होते हैं, तो योग के प्रकार, टाइप्स ऑफ योगा। तो भारतीय योग शास्त्रियों ने योग के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से एक एक बार देख लेते हैं। तो पहला है आपका हठ योग, दूसरा है लय योग, तीसरा है राजयोग, चौथा है भक्ति योग, पांचवा है ज्ञान योग, छठा है आपका कर्म योग,
सातवां है जय योग एंड आठवां है आपका लास्ट अष्टांग योग। तो ये ध्यान दीजिएगा कि योग जो है भारतीय शास्त्रियों ने, योग शास्त्रियों ने टोटल 8 योग बताए हैं। और एक एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। हठ योग, लय योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जय योग और अष्टांग योग। ठीक है, समझ में आई बात? आगे देखते हैं। तो योग दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई योग करके दिखाइए। अब आपसे एग्जामिनर कह देंगे कि आप जो है कोई भी योग करके दिखाइए। आप योगा के बारे में लिखे हैं, अगर टाइप्स वगैरह सब पूछा गया है, अगर वो बोल दिए कि कुछ करके दिखाइए, 1-2 योग करके दिखाइए, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं तो आप कोई जो है नॉर्मल योग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप यूनिफॉर्म में होंगे। सबसे प्रॉब्लम तो लड़कियों के लिए होगा, गर्ल्स के लिए, ताकि वो जो है उनका जो ड्रेस होता है वो साड़ी होता है ऑब्वियसली, और थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम शायद हो, तो उसके लिए आप जो है बहुत ईजी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो आप उसमें से कोई एक कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो नॉर्मल है, नॉर्मल बैठने वाला है। तो पहला आप क्या बताएंगे कि गौमुख आसन क्या है, पहला आप करके दिखा दीजिएगा। गौमुख आसन क्या होता है, तो उसको कैसे किया जाता है, तो फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो सिंपल इसमें बैठना रहता है ऐसे करके। तो अगर ये भी आपको टफ लगता है तो आप दूसरा वाला ट्राई कर सकते हैं। तो दूसरा है आपका सिद्धासन, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, सिंपल आपको जो है योग सिद्ध के आसन में, जैसे आप देखते हैं ना कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है सिद्धि प्राप्त करने के लिए किस आसन में बैठते हैं, तपस्या वगैरह इसी आसन में तो करते हैं। तो आप इसको देख के जो है इजीली कर सकते हैं। तो सिद्ध आसन ये है, कौन सा आसन है, सिद्ध आसन। ठीक है, तो आप नॉर्मल ये कर सकते हैं। अगर आपको जो है गौमुख आसन वो लग रहा है, टफ लग रहा है, तो आप सिद्धासन कर सकते हैं। उसके बाद से है वज्रासन। क्या होता है, तो वज्रासन भी बहुत ही सिंपल है। आपको नॉर्मल अपने पैरों को जो है फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ, और आपको नॉर्मल बैठ जाना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी है ना, इजी है कि नहीं, वज्रासन। तो ये 3 योगा मैंने आपको दिखाया। अगर आपको एग्जामिनर बोलते हैं करने के लिए, तो आप या तो गौमुखासन कर लीजिए, या फिर वज्रासन कर लीजिए, या फिर सिद्धासन कर लीजिए। ठीक है, तीनों में से कोई एक कर लीजिएगा। उसके बाद से चलिए आते हैं कि प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए प्राणायाम के टाइप्स देख लेते हैं। तो 10 टाइप्स होते हैं टोटल। प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं, 10। कितने प्रकार होते हैं, 10। ठीक है, चलिए वैसे भी आप इससे ट्रिक भी देख सकते हैं। 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, नहीं छोड़िए। तो आप प्राणायाम के टाइप्स पूछा जाएगा तो कितने प्रकार के होते हैं, 10 होते हैं। 10 टाइप्स के प्राणायाम होते हैं। पहला आपका हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरा हो गया भास्त्रिका प्राणायाम, तीसरा हो गया उज्जयी प्राणायाम, चौथा हो गया सूर्य भेदन प्राणायाम, 5वां हो गया शीतकारी प्राणायाम, छठा है आपका शीतली प्राणायाम, 7वां है आपका भ्रामरी प्राणायाम, और 8वां है प्लाविनी प्राणायाम, और 9वां है आपका मूर्छा प्राणायाम, और लास्ट है आपका कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। काफ़ी जो है इसका वर्ड टिपिकल है। मैं आप लोग के लिए ये सारा जो है जो भी क्वेश्चन बताया गया था, तो मैं उसका आंसर ढूंढ के आपके लिए लाई हूँ, ताकि आप एक ही वीडियो में आपको ढूंढना ना पड़े, आप एक ही वीडियो में सब कुछ देख लें। देखिए फिर से, जो प्राणायाम है उसके टाइप्स कितने होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरा हो गया भास्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद से है 3rd नंबर जो है वो है उज्जयी प्राणायाम, 4th है आपका सूर्य भेदन प्राणायाम, उसके बाद 5th है आपका शीतकारी प्राणायाम, और 6th है आपका शीतली प्राणायाम, उसके बाद 7th है भ्रामरी प्राणायाम, और 8 है आपका कि प्लाविनी प्राणायाम, और 9th है मूर्छा प्राणायाम, और 10th है आपका कपालभाति प्राणायाम। ओके, आई बात समझ में। अगला देखें, तो अगला है आपका कि नई शिक्षा नीति, न्यू एनईपी के बारे में पूछा गया था। देखिए न्यू एनईपी इसलिए पूछा गया था क्योंकि अभी ये न्यू है। ठीक है, और एक करंट अफेयर के भी लेवल का है, तो आप इसको तो ज़रूर याद कीजिएगा। बाकी 1986 वाला याद करें भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको न्यू एनईपी के बारे में ज़रूर सब देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि ये कब आया था, तो नई शिक्षा नीति जो है भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार ने कब लागू
किया था, कब घोषित किया था? तो 29 जुलाई 2020 को घोषित किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए इतना सारा जो है मैंने जो है जिसका जिसका आंसर था मैंने एक्सप्लेन करके बताया। मैं नहीं चाहती कि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो बाकी के क्वेश्चंस जो मैंने ऐसे ऐड कर दिया है आप इसको भी एक एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये इजी है इसलिए मैंने इसको नॉर्मली ऐसे छोड़ दिया है। पहला है आपका कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल है कि जो है सब एक साथ शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा, जिसमें विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक साथ एक छत के नीचे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद से बात करें तो विशिष्ट शिक्षा किस प्रकार जो है बच्चों की सहायता करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद से है कि अनुशीलन कौशल प्रूविंग क्वेश्चंस स्किल के घटक बताइए। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? अनुशीलन कौशल प्रूविंग स्किल पूछा जा रहा है, प्रूविंग क्वेश्चंस स्किल। ठीक है, तो इसके घटक पूछा गया है। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ प्रूविंग क्वेश्चंस स्किल, देखिए जो अनुशीलन क्वेश्चन है उसको कहा जाता है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। ठीक है, उसके घटक देखिएगा, पहला है अनुबोधन, दूसरा है अधिक सूचना प्राप्ति, तीसरा है पुनः केंद्रण, चौथा है पुनः निर्देशन एंड लास्ट पांचवा है आपका समीक्षात्मक अभिज्ञान वृद्धि। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कंपोनेंट ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन स्किल्स। ठीक है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक बताइए, या फिर उसे कहते हैं अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक बताइए। तो क्या बताएंगे आप? पहला हो जाएगा आपका अनुबोधन, दूसरा हो जाएगा अधिक सूचना प्राप्ति, तीसरा हो जाएगा पुनः केंद्रण, चौथा हो जाएगा पुनः निर्देशन एंड पांचवा हो जाएगा समीक्षात्मक अभिज्ञान वृद्धि। ओके, आगे बढ़े तो अगला देखिएगा। अगला है आपका कि आपने नाटक के पात्र का डायलॉग बताइए। अपने नाटक के पात्र का, अगर आपके कॉलेज में नाटक हुआ, जाहिर सी बात है सारे कॉलेजों में नाटक हुआ था, तो जो लोग पार्टिसिपेट किए थे तो आप अपने पात्र का जो है डायलॉग बता दीजिएगा। उसके बाद से विद्यालय में प्रधानाध्यापक की जो है क्या भूमिका होती है वो पूछा जा रहा है, वो बताइएगा। फिर सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों तथा 108 के प्रयोगात्मक विषयों के नाम बताइए, जो कि ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो चुका है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है 27 जो है वो है कि नवीन ज्ञान को पूरा ज्ञान से जो है कैसे जोड़ते हैं, किस कौशल के द्वारा? तो इसको प्रस्तावना कौशल के द्वारा जो है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से, ठीक है, पुराने ज्ञान से कैसे जोड़ा जाता है? तो प्रस्तावना, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, तो उससे पहले आप रिलेट करते हैं कि आपने पहले आप जैसे बोलते हैं कि बच्चे हमने कल क्या पढ़ा था, तो आप कल क्या पढ़े थे और आज क्या पढ़ाने वाले थे, उसको आप रिलेट करते हैं क्या? प्रस्तावना कौशल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी एक कर लीजिएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ से आप क्या समझते हैं? स्वयं को समझना, आप इससे क्या समझते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मनु भंडारी द्वारा रचित कुछ कहानियों के नाम बताइए। ये मैंने पहले ही बताया था कि आप जो है आपका बंटी अगर आप लिखे हैं तो उसके लेखक कौन है? मनु भंडारी। और मनु भंडारी की पूरी जीवनी ही पढ़ लीजिएगा। उनका डेट कह रहे हैं, पहले तो उनका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, फिर उनका कहाँ हुआ था जन्म, या फिर उनकी कहानियाँ कितनी थी, क्या रचनाएं थी, और उसमें जो है आपका बंटी में क्या क्या कौन कौन से पात्र हैं, कितने खंडों में बांटा गया है, ठीक है, ये सारी कौन कितने रोल हैं और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन है, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टोरी अगर आप लिखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद से लास्ट है आपका कि आपका बंटी किस विषय पर लिखा गया है, वही सेम चीज़ है मैंने बताया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। सो गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और जिसको देखने के बाद आप बिना डरे वाइवा देने जाएंगे और एकदम अपना बेस्ट करके आएंगे, आई नो। और स्टडी आपके बच्चे वैसे भी बहुत ही टैलेंटेड हैं, और उन बच्चों को तो बहुत ही थैंक यू जिन्होंने प्रैक्टिकल करके वाइवा करके जो है अपनी क्वेश्चंस को शेयर किया, बताया, ताकि और बच्चों को जो है हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी कैसा लगा आपको क्वेश्चंस आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए बहुत मेहनत से मैंने एक कंटेंट बनाया था ताकि आपकी हेल्प हो सके, और शायद थोड़ा सा लेट हो चुका है इसको बनाने के लिए, पहले ही मुझे बना देना चाहिए था, बट कोई नहीं, आप अभी देख लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। सबका प्रैक्टिकल, सबका वाइबा एकदम बेस्ट होगा। बाय बाय, टेक केयर।